वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है और क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। ये टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। और आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी नए नए मिसाइल टेस्ट किए। क्या मेरे ख्याल से फतह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो शायद स्पेसिफिकली शायद वो S-400 को टारगेट करने के लिए बनाए गए। भारत ने अभी अनाउंस किया कि एक वो शायद और 2 S-400 जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है वो ख़रीद रहे हैं रशिया से। उसके अलावा भारत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल टेस्ट की, एन इंटर बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं आप, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन से फायर किया जा सकता है। तो इंडिया अपनी ट्रायड कंप्लीट कर रहा है। ट्रायड से मतलब ये होता है कि वो हवा से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ज़मीन से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और अब पानी पे से भी। जिसका मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपका मुल्क खुदा ना करे हज़ार बार, अगर आपका मुल्क पूरी तरह से तबाह भी हो जाता है, मतलब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह जो ज़मीन पर है, और आपकी पूरी एयरफोर्स भी तबाह हो जाती है, तो आपके पास थर्ड स्ट्राइक का ऑप्शन होता है कि आप सबमरीन कहीं छुपी हुई हो, वहाँ से आप न्यूक्लियर मिसाइल अपने दुश्मन पे मार सकते हैं। तो इंडिया हैज़ सॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड दिस ट्रायड। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक आर्टिकल मेरा आज छपा है द हिंदू नाम के अखबार में। इट्स इन माय ओपिनियन इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर इंडिया का। बहुत क़दीम है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और बड़े-बड़े लोग उसमें लिखते हैं। आज के एडिटोरियल पेजेस में आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द सेम पेज विद शशि थरूर विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मेरा आर्टिकल छपा। इनफैक्ट आज मेरे 2 आर्टिकल छपे विच इज़ क्वाइट, मतलब आई फाइंड इट वेरी प्लीजिंग टू मी कि आज 2 आर्टिकल्स छपे। एक फ्रंट लाइन में छपा जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस आर्टिकल का टाइटल है इमेजिनिंग ए न्यू इंडिया विदाउट मुस्लिम्स। तो मैंने यहाँ पर वॉशिंगटन में जो हडसन इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरएसएस के लोग आए थे, राम माधव ने यहाँ आके भारत की ह्यूमिलिएट किया, भारत को लिटरली ऐसा फर्श पे लेट गए वो अमेरिकन के सामने। और फिर जो उनके आरएसएस के जो लीडर हैं नंबर 2 दत्तात्रेय होसाबले, उन लोगों ने हडसन इंस्टीट्यूट में क्या कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में बहुत तफसीलन मैंने लंबा सा आर्टिकल लिखा है। और अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो आधे घंटे के बाद आइए भारत के 10 बजे सुबह में, और हमारे साढ़े 12 बजे रात को मैं ये प्रोग्राम करने वाला हूँ। इट इज़ ऑलरेडी आप देख सकते हैं लाइव करने वाला हूँ, जिसमें मैं आरएसएस की ये जो अमेरिका में जो लॉबिंग टैक्टिक्स है वो क्या कह रहे हैं आपको उनकी मुँह ज़ुबानी सुना दूँगा मैं कि खुद हसबल्ला क्या कह रहे हैं। और जो सबसे हैरतअंगेज़ चीज़ मुझे लगी कि वो भारत का जो रिलीजियस आइडेंटिटी है हिंदुत्व, उसको वो बेसिकली नाकार कर रहे हैं, इज डिनाइंग दोज आइडेंटिटी। एनीवे वो तफसीलन बात करेंगे आधे घंटे के बाद। लेकिन जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अब जो बात करना चाह रहा हूँ वो इस आर्टिकल के बारे में है जो आज के हिंदू में छपा है, साउथ एशियन पावर बैलेंस शिफ्ट्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसमें मैं जो बहस कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा होगा कि जो भारत का जो धूम थी 2022 में, 2000 खास तौर से 2023, आपको अगर आपने 2022 में मेरे शोज़ देखे हैं, जब ये अभी शुरू किया था मैं, तो मैंने कहा था कि 2023 इज़ द टेस्ट। भारत की लीडरशिप का एक नुमाइश भी है और टेस्ट भी है, क्योंकि उस साल भारत वाज़ प्रेसिडेंट ऑफ G20 और भारत वाज़ प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ, दोनों एक साथ, और दोनों समिट्स भारत में होने वाले थे। एक इंडिया ने खुद वर्चुअल करा दिया और एससीओ को डुबा दिया। बट नेवरदलेस इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। आपको याद होगा कि जो बाइडेन कह रहे थे नरेंद्र मोदी को कि आपको, फिर उनको अमेरिका बुलाया गया, बड़े शानदार उन्होंने लेक्चर्स दिए दोनों हाउस और सेनेट को। जिस तरह से 2 दिन पहले किंग चार्ल्स ने लेक्चर दिया, उस तरह नरेंद्र मोदी ने भी दिया। ही बिकेम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो 2 बार इस तरह किया, उनको उपलब्धि हासिल हुई। और इस तरह भारत वाज ऑन टॉप।
2023 में, इसमें कोई शक की राय नहीं है। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मिसाल के तौर पे हम बार-बार नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडर्स के साथ देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि क्वाड के समिट्स होते थे, G20 के समिट्स होते हैं। तो क्वाड तो हुआ ही नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, क्वाड की बस एक मीटिंग हुई जो पहले हफ्ते में हुई थी फरवरी के। उसी दिन, जिस दिन मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, उस दिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, इंडिया ने हेड्स ऑफ स्टेट की समिट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी और पूरा साल खत्म हो गया। अब तो ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो गई, बट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दे दिया क्योंकि पूरा का पूरा क्वाड तो फुस हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। I2U2 की ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं चल रही है। तो यू आर नॉट सीइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े-बड़े दुनिया के लीडर्स के साथ, जैसा वो जो बाइडेन के साथ वगैरह आपको नज़र आते थे। दूसरा है कि भारत को कोई कंसल्ट ही नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत की जो नैरेटिव थी उसको सपोर्ट भी नहीं किया। सो देयर वाज़ अ डिक्लाइन इन इंडियाज़ डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस और भारत ने जाके सारी दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा कुछ 36 मुल्कों को। वो भी बिल्कुल नाकामयाब। पाकिस्तान को लोन्स मिलने लगे और अब तो पाकिस्तान छा गया है ऑन द डोमेस्टिक, नेगोशिएट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। गाज़ा में वो इन्वॉल्व्ड हैं, मेन मीडिएटर है। रोज़मर्रा डोनाल्ड ट्रंप उनको तारीफ़ें कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ डिफेंस पैक्ट वगैरह, तो एक किस्म से नज़र आए तब्दीली। तो मैंने सवाल पूछा इस आर्टिकल के कि क्या बैलेंस ऑफ पावर में फ़र्क आया है? नहीं। तो बैलेंस ऑफ पावर की जो बात मैंने की है, तो मैं ऐसे नैरेटिव और चर्चे पे चलने वाला नहीं हूँ। तो मैंने लोई इंस्टीट्यूट वालों ने, तो चाइना में एक कॉन्सेप्ट है कॉल द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहकर, कि पूरे मुल्क की ताकत क्या है। तो वो जो ताकत है उसको लोवी इंस्टीट्यूट नाम की जगह है, ऑस्ट्रेलिया में एक थिंक टैंक है, LOWY, लोवी इंस्टीट्यूट। और उन्होंने ये कहा कि 55% हार्ड पावर और 45% सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में आपकी बंदूकें, आपके हवाई जहाज़, आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, आपकी एयर फोर्स, आपकी मिलिट्री, आपकी नेवी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है हार्ड पावर। आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी, आपका पॉपुलेशन। भाई अगर आपके पास 1.5 बिलियन लोग हैं तो मतलब हम तो लकड़ी डंडा लेके भी लड़ सकते हैं दूसरे मुल्कों से, राइट? तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ड पावर। फिर उससे हटकर हार्ड पावर में आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं? आपके पास अगर स्टील है, आयरन ओर है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिकम पार्ट ऑफ योर हार्ड पावर। तो उन्होंने कहा कि एक मुल्क का जो पावर है 55% हार्ड पावर पे है, लेकिन 45% सॉफ्ट पावर पे है। तो सॉफ्ट पावर में मुल्क का रेपुटेशन क्या है, मुल्क के नेटवर्क क्या है, इकोनॉमिक नेटवर्क्स, मुल्क का जो है सो अलायंसेस क्या है, ये था। जैसा कि अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस बना लिया, ख़तर के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, इसको भी वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो इस आर्टिकल में मैंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को तो डेड इकोनॉमी, ये वो पता नहीं क्या-क्या कह दिया। भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिया। भारत में H1B के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ साजिशें, यहाँ पे रेटरिक वगैरह काफ़ी शुरू हो गया था। एकदम इंडिया का सॉफ्ट पावर इज़ ऑन द डाउन। वो हो रहा है। आपको अब नज़र नहीं आता जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए। इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है। जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज़ इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया है कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त जो सीज़ फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। एनीवे, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैंने, ये पावर पिरामिड होती है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों ने कहा कि भई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडल पावर,
उसके बाद रीजनल पावर, फिर नीचे माइनर पावर। तो मैं नीचे ऊपर से करता हूँ। माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई। मालदीव भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टार्टर। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर। तो हर मुल्क इज अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मालदीव को ले गए तो मालदीव किस पे हमला कर सकता है, किसके ऊपर वो फोर्स? 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। हमारे मोहल्ले से, हैदराबाद में जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मालदीव, हम उसको हरा देंगे वहां पर। सो इट इज़ ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और बाद लोग कहते हैं दो सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना। तो सुपर पावर वो पावर होता है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी। इसी यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को। तो इस तरह से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, और बढ़ भी सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है। 1.4 बिलियन डॉलर का बजट, अगर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बजट अगर वो चाह रहे हैं तो वो मिल सकता है। अगर कांग्रेस उनको दे दी तो मिलिटरीली और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, 32 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन चाइना भी एक तरह से सुपर पावर है। चाइना हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर, हालांकि चाइना इस्तेमाल नहीं करता पावर इस तरह से। बट ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, जो जो नियम है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको तब्दील कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को अंडरपिन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दो मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये सुपर पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो होते हैं जो जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो अपनी ताकत प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जैसा सुपर पावर कर सकता है, लेकिन वो अपने खित्ते में और अपने खित्ते के बाहर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा, फ्रांस फ्रांस अफ्रीका में कई बार मिलिट्री एक्शन लेता है, बरतानिया अभी जहाज भेजा हुआ है। तो ऐसे चंद मुल्क हैं दुनिया में जो अपने खित्ते में तो पावरफुल है ही, लेकिन अपने खित्ते के बाहर भी दे कैन पुट सम पावर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सम रीजन्स, नॉट एवरीवेयर। जैसा आप रशिया को ले लें, रशिया यूरेशिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट एशिया में कुछ भी नहीं है, ना नॉर्थ अमेरिका में कुछ पावर है रशिया का। तो रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर्स में आप गिन सकते हैं फ्रांस को, बरतानिया को, रशिया को, चाइना को, नॉट चाइना, इंडिया को। तो ये मेरी नज़र में वेयर ग्लोबल पावर्स। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत एक ग्लोबल पावर था। मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपने खित्ते में ही प्रोजेक्ट कर सकते, खित्ते में थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अलायंसेस बनाकर वो किसी एक दो इश्यूज पर ग्लोबल इम्पैक्ट रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या कनाडा को ले लें, दीज आर मिडिल पावर्स कि इनके पास इकोनॉमिक पावर भी है। सऊदी अरेबिया को ले लें, ये मिडिल पावर है, तो अपने रीजन में तो ये है ही, लेकिन इनका थोड़ा फल, जैसा सऊदी अरेबिया गल्फ में भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी इकोनॉमी की वजह से वो साउथ एशिया में भी, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रोजेक्ट पावर कर सकता है। तो ये मिडिल पावर्स हैं। जो रीजनल पावर्स हैं, बस वो अपने रीजन तक महसूस है, अपने ही खत्ते में वो थोड़ी बहुत दादागिरी कर ले सकते हैं, यानी मोहल्ले की हद तक उनकी दादागिरी, शहर में वो जाके कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पावर्स है। तो मैंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर,
और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं, 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं इन ए लिमिटेड वे। तो पिछले जो 1-1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी चल रही है उसको ले लें, या जो उनके ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से, खित्ते के मुल्कों से हो रही हैं, गल्फ़ की, खुद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो गए हैं ताल्लुकात, जो पहले नहीं थे पिछले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की अब इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में भी हो गई है, गाज़ा में भी अब वो बोर्ड पर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। बांग्लादेश में भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। तो यू सी सडनली सी कि पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी में कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुरानी बातें, अभी भी वो लोन ले रहा है, अभी भी ये $5 बिलियन का लोन कतर से सऊदी अरेबिया में लिया है। तो मेरी ये आर्टिकल में जो जो लिखा है, मैंने उसमें ये बहस की है कि ऐसा लग रहा है कि भारत का सॉफ्ट पावर कम हो गया है, पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर बढ़ गया है, इसलिए इंडिया नंबर 2 ग्लोबल पावर से नीचे जाके मिडिल पावर के स्टेटस पे आके इट इज़ नाउ इन द सेम रेंज एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मिडिल पावर के रेंज में। और पाकिस्तान नीचे से रीजनल पावर से ऊपर चढ़ते हुए इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स बिकमिंग ए मिडिल पावर। लेकिन ये जो मेरी लास्ट लाइन है उसको इम्पोर्टेंस दे, मैं कह रहा हूँ कि देखो, हार्ड पावर में कोई तब्दीली नहीं आई। ये नहीं कि पाकिस्तान का हार्ड पावर बढ़ गया, वो नहीं हुआ है, सॉफ्ट पावर बढ़ा है। भारत का सॉफ्ट पावर कम हुआ है, यानी पाकिस्तान हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंडिया बट नॉट मोर पावरफुल देन इंडिया। तो ये है इस आर्टिकल का बहस, आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।